हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट किया था क्लास 9 का वर्क एंड एनर्जी, जिसमें वर्क का कॉन्सेप्ट हमने पूरा क्लियर कर लिया। उसके न्यूमेरिकल जो उससे रिलेटेड थे वो भी क्लियर कर लिए। आई होप आपको वो अच्छे से समझ आ गया हो। वैसे मैंने इसकी प्लेलिस्ट साथ के साथ तैयार कर दी है। आप सीरीज़ वाइज अगर चैप्टर को समझेंगे तो आपको प्रॉपर ये चैप्टर समझ में भी आएगा और आपका काम भी हो जाएगा, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम फिर भी होती है आपको, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। मैं अपनी आपकी प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगी। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा वर्क हो गया था। एक एग्जाम्पल भी मैंने आपको समझा दी थी, एक टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन भी बता दिया था न्यूमेरिकल, और बहुत ही ईजी था वो। तो आज अभी हमारा वर्क का एक छोटा सा टॉपिक और रह गया है, उसको क्लियर करके उसके बाद हमने स्टार्ट करना है एनर्जी, ठीक है। एनर्जी, उसके बाद हम जो है उसके जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे उनको सॉल्व करेंगे। तो ये चीज़ हमारा हो गया था। अब हमने यहाँ पर स्टार्ट करना है कि वर्क डन जो है वो नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव किस सिचुएशन में होता है। बस ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रह गया है, तो इसको हम क्लियर कर लेते हैं। Consider another situation in which the force and the displacement are in the same, ठीक है। तो क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट लगभग क्या होती है, सेम होती है। तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स कि नाउ ए रिगार्डिंग फोर्स, ठीक है, आप इसके थ्रू समझोगे। मान लो हमने फोर्स जो अप्लाई किया है वो अपोजिट डायरेक्शन में उसकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो उसका एंगल तो क्या होगा, 180 डिग्री का होगा। कैसे, जैसे कि हम इस डायग्राम को ही ले लेते हैं। अगर हम यहाँ फोर्स लगा रहे हैं तो ये स्ट्रेट है, बिल्कुल स्ट्रेट में कितने डिग्री का एंगल, 180 डिग्री का एंगल होगा ना, ठीक है। तो इसमें अब देखो, ऑब्जेक्ट को अगर यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट को आप पुश कर रहे हो तो आप फोर्स जो है इस डायरेक्शन में लगा रहे हो, ठीक है। अगर इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है तो वो क्या होगी, पॉजिटिव। लेकिन अगर फोर्स आप इस डायरेक्शन में लगा रहे हो और डिस्प्लेसमेंट जो है अपोजिट डायरेक्शन में हो रही है तो वो क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है। यही चीज़ जो है इस पैरे में समझा रखा है, इसको मैं एक बार आपको बता देती हूँ पढ़ के, ठीक है। यहाँ से लेट द ऑब्जेक्ट स्टॉप आफ्टर ए डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट आपको पता है एस लेते हैं, फोर्स जो है एफ लेते हैं, ठीक है। इन द सच सिचुएशन द वर्क डन बाय द फोर्स एफ इज टेकन एज द नेगेटिव एज डिनोटेड बाय द डिनोटेड बाय द माइनस साइन, ठीक है। अगर फोर्स नेगेटिव है तो उसको हम माइनस साइन से डिनोट करते हैं, और इट मीन्स वर्क डन जो है अपोजिट साइड में हुआ है, अपोजिट साइड में इसका फोर्स लगा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर फोर्स लगा और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट साइड हो रही है तो नेगेटिव साइन आ गया। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस एफ इंटू एस, ठीक है। It is clear from the above discussion that the work done by the force can be either positive or negative. To understand this, let us do the following activity. तो हमने जो डिस्कस किया अभी उससे आप समझ गए होंगे कि कब हम नेगेटिव साइन लगाएंगे और कब हम पॉजिटिव साइन लगाएंगे। इसके लिए एक एक्टिविटी भी देख लेते हैं जो कि आपको प्रॉपर समझ आ जाएगा। एक्टिविटी है 11.4, लिफ्ट एन ऑब्जेक्ट अप। कोई भी ऑब्जेक्ट को हमने लिफ्ट किया ऊपर की तरफ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, उसको हमने ऊपर की तरफ क्या किया, लिफ्ट किया, मतलब ऊपर की तरफ खींचा। द ऑब्जेक्ट मूव अपवर्ड, ऑब्जेक्ट कहाँ खिंचाएगा, ऊपर की तरफ ही आएगा। द फोर्स यू एक्सटेंडेड इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, हाउ एवर देयर इज द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। अब बेटा आपको इससे पहले वाला चैप्टर आपने पढ़ा है ग्रेविटी, ठीक है, ग्रेविटेशन। तो उसमें वो जो फोर्स है वो अर्थ क्या करता है, अपनी तरफ। अगर हम ज़मीन पर खड़े हैं तो किसकी वजह से, ग्रेविटेशन की वजह से। कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है हमारे आसपास, किसकी वजह से, ग्रेविटेशन की वजह से। अगर ग्रेविटेशन ना होगा तो क्या होगा, सब हवा में उड़ेंगे, ठीक है। तो अब हम अगर इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ लिफ्ट कर रहे हैं तो ये तो पॉजिटिव है कि हम ऊपर खींच रहे हैं और उसकी डिस्प्लेसमेंट भी है ऊपर की तरफ हो रही है। लेकिन आपको पता है अर्थ में एक फोर्स और है, कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटी फोर्स, ठीक है। अगर आपको ग्रेविटी फोर्स निकालना है तो ग्रेविटी इसको क्या कर रही है, इस ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ खींचने की कोशिश कर रही है, ठीक है। ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ लग रही है, ग्रेविटी जो है इसको नीचे की तरफ खींच रही है। और लेकिन ये ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है, ऊपर की साइड, अप साइड जा रहा है। तो इट मीन्स यहाँ पर फोर्स क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रही है, डिस्प्लेसमेंट अपोजिट साइड हो रही है। तो यहाँ पर कौन सा साइन लगेगा, नेगेटिव साइन, ठीक है।
तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो यहाँ पे आपसे पूछा है विच वन ऑफ दिस फोर्स इज डूइंग पॉजिटिव वर्क, इसमें से कौन सा वर्क पॉजिटिव हो रहा है और विच वन डूइंग ऑफ द नेगेटिव वर्क। आपको समझ आ गया। अगर हम ऊपर की तरफ खींच रहे हैं तो वो तो चलो पॉजिटिव हो गया, लेकिन अगर हम ग्रेविटी के अकॉर्डिंग देखें तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है। वर्क डन इज नेगेटिव व्हेन द फोर्स एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट अगर फोर्स लग रहा है तो वो क्या होगा, नेगेटिव। वर्क डन इज पॉजिटिव व्हेन द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। अगर पॉजिटिव कब होगा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। ठीक है। अब इसकी एग्जाम्पल है 11.2। ये मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे आपके बाद में समझा दूंगी। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनर्जी। 11.2 एनर्जी। वर्क जो है हमारा फिनिश हो गया। नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं एनर्जी। लाइफ इज इम्पॉसिबल विदाउट एनर्जी। आपको पता है बिना एनर्जी की लाइफ जो है वो क्या है, इम्पॉसिबल है। ठीक है, जीवन इम्पॉसिबल है। द डिमांड ऑफ एनर्जी इज एवर इंक्रीजिंग। Where do we get energy from? The sun is the biggest natural sources of energy to us. Many of our energy sources are derived from the sun. We can also get energy from the nuclei of the atom and the interior of the earth and the tides. Can you think of other sources of energy? अब ये जो एनर्जी है हमें अलग अलग फॉर्म में अलग अलग जगह से मिलती है। सन से भी मिलती है जो कि नेचुरल सोर्सेस है, एटम के न्यूक्लियस से भी मिलती है। एटम के बारे में हमने चैप्टर नंबर 3 और 4 में पढ़ा हुआ है। ठीक है। जो टाइडल एनर्जी होती है, अर्थ के इंटीरियर से एनर्जी होती है। तो काफ़ी सारे सोर्सेस हैं हमारे एनर्जी के। तो हम एक एक्टिविटी देखते हैं। एक्टिविटी 11.5। A few sources of energy are listed above. There are many other sources of energy listed them. Discuss in small group how certain sources of energy are due to the sun, are the sources of energy which are not due to the sun. आपने इसमें से जो है कुछ तो आपको लिस्ट दी हुई है और कुछ आप अपने आप प्रिपेयर करें और उसके बाद आप ग्रुप में ये डिस्कस करें कि कौन सी एनर्जी सन की सोर्सेस है और कौन सी नहीं है। The word energy is very often used in our daily life, but in science we give it is the definite। तो एनर्जी क्या है, हम अपने डेली लाइफ में ये वर्ड को बहुत यूज़ करते हैं। ठीक है। जो लेकिन साइंस में है प्रीशियस मीनिंग। लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल। तो उसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। व्हेन ए फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल हिट ए स्टेशनरी विकेट, द विकेट इज थ्रोन अवे। Similarly, an object when raised to a certain height get the capability to do work. You must have seen that when raised hammer fall on a nail placed on a piece of wood। ठीक है। आपने ये दो सिचुएशन देखी। एक सिचुएशन में आपके विकेट लगी हुई है। ठीक है, यहाँ पर विकेट आपकी लगी हुई है। ठीक है, बॉल जो है यहाँ से आई और बॉल इसको हिट किया। हिट करने के बाद ये क्या हो गया, कहीं और जाके गिर गया। ठीक है। दूसरी आपकी सिचुएशन आई है कि आप ये वॉल है, वॉल में आपने क्या लगाना है, नेल लगाना है। आपने उसके ऊपर क्या किया, हैमर से जो है इसके ऊपर वार किया, मतलब फोर्स लगाया। तो ये नेल क्या होगा, वॉल के अंदर चला जाएगा। ठीक है। तो इट ड्राइव्स द नेल इनटू द वुड। वी हैव, यहाँ पे सॉरी वुड में बताया था नेल, तो हमने वॉल में ले लिया। इट्स ओके, कोई बात नहीं। वी आल्सो हैव ऑब्जर्व चिल्ड्रन विंडिंग ए टॉय सच ए टॉय कार, एंड व्हेन द टॉय इज प्लेस्ड ऑन द फ्लोर इट स्टार्ट मूविंग। व्हेन ए बैलून in filled with air and we press it, we notice a change in its shape. As long as we press it gently, it can come back to its original shape. When the force is withdrawal, however, we push the balloon hard, it can even explode, producing a blasting sound. In this example, the object acquired through the different means the capability of the doing work, and object having a capability to do work in the set to the possess energy. The object which does the work lose energy and the object on which work is done gain energy. तो यहाँ पर हमने सारी एग्जांपल्स देखी। इसमें आपने देखा कि बैलून को जब हम एयर उसमें फिल करते हैं
तो क्या होता है, वो टाइट हो जाता है, उसकी शेप क्या होती है, चेंज हो जाती है, ठीक है। और जेंटली अगर हम उसको धीरे धीरे अगर उसमें से हम एयर को निकालेंगे तो उसकी शेप चेंज हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर हार्डनेस से निकालेंगे उसको तो क्या होगा, वो ब्लास्ट हो जाएगा और उसमें से जो है आवाज़ें आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से फ्लोर पे कोई बच्चे होते हैं ना, आपने देखा होगा चाबी वाली टॉय होती है, उसमें चाबी भर देते हैं, की लगा देते हैं और उसके बाद फ्लोर पे छोड़ देते हैं, तो वो क्या होती है, आगे की तरफ दौड़ने लग जाती है। तो इससे क्या होगा, हमने एनर्जी देखी पर अलग अलग टाइप की एनर्जी। अगर हवा को इजीली निकाला तो कितनी इजीली वो निकली, बैलून छोटा हो गया, लेकिन अगर उसको हमने ब्लास्ट कर दिया तो क्या एक साउंड भी प्रोड्यूस हो रही है और जो है तेजी से जो उसमें से एयर निकल गई है। हाउ डज एन ऑब्जेक्ट विद एनर्जी डू वर्क। अब एनर्जी कैसे, वर्क पे एनर्जी कैसे डिपेंड करती है। एन ऑब्जेक्ट द possess energy can the exert a force and another object. When this happen, energy transfer from to former to the latter. The second object may move at its receive energy and therefore do some work. Thus the first object had a capacity to do work. This imply that any object that possess energy can do work. अब इसमें हमने क्या समझा कि हम कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें क्या हो रही है, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। और ये एनर्जी क्या हो रही है, चाहे आप फर्स्ट टाइम देखो चाहे सेकंड टाइम देखो, दोनों में एनर्जी क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि अगर कोई वर्क कर रहे हैं तो उसमें एनर्जी जो है ट्रांसफर हो रही है। द एनर्जी possessed बाय एन ऑब्जेक्ट इज thus measured in the term of its capacity of do work. ठीक है, तो एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, वर्क पे। जितना हम वर्क करेंगे उतनी उसमें से क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। द यूनिट ऑफ एनर्जी इज देयर फॉर द सेम एज द वर्क। जो एनर्जी की यूनिट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एनर्जी की यूनिट है वर्क की यूनिट सेम है, वो क्या है, जूल, जिसको सिंबल क्या होता है, जे, ठीक है। तो 1 जूल इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल वर्क। अगर 1 जूल की एनर्जी चाहिए तो वर्क भी कितना करना पड़ेगा, हमें 1 जूल करना पड़ेगा। सम टाइम में लार्ज यूनिट ऑफ एनर्जी कॉल्ड किलो जूल। अगर हम ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होती है हमें तो उसको हम किस में डिनोट करेंगे, किलो जूल में। और जो है किलो जूल क्या होता है, 1000 जूल के बराबर होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी जो है कितनी फॉर्म्स में होती है। वैसे तो हमारी एनर्जी की बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं, बट हमने फिजिक्स में मेन 2 फॉर्म्स पढ़नी है, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम। लकीली द वर्ल्ड वी लाइव इन द प्रीवियस एनर्जी इन द मैनी डिफरेंट फॉर्म। द वेरियस फॉर्म इंक्लूडिंग मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। अगर हम मैकेनिकल एनर्जी को लें तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों ही इसमें क्या होती है, इंक्लूड होती हैं। बहुत सारी एनर्जियाँ हैं, जैसे हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, सारी एनर्जियाँ जो है इसमें बहुत है, लेकिन हमने मेन इसमें 2 एनर्जी पढ़ना है। एक जो है काइनेटिक एनर्जी और दूसरा है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। थिंक ओवर हाउ डू यू नाउ दैट सेम एंट्री इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी डिस्कस विद योर फ्रेंड्स एंड टीचर्स। इसके बारे में आप अपने टीचर और फ्रेंड्स से डिस्कस करें। तो ये टॉपिक जो है हमारा एनर्जी स्टार्ट करना है हमने, इसकी फॉर्म्स काइनेटिक एनर्जी और दूसरा है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। इसके एग्जांपल्स और न्यूमेरिकल्स को हम बाद में देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गया हो। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। ओके स्टूडेंट्स।